हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे का क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में भी आएगा। और इसी सब में क्वेश्चन में से आपके अगर हड़प्पा सभ्यता से एग्जाम में पूछता है तो यही सभी क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन रहेगा और अवश्य ही रहेगा। चलिए ठीक है, हम लोग 11वां क्वेश्चन आज पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताओं के नाम बताइए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन, ठीक है, उसके समकालीन कौन थे, यानी जैसे हम हैं अभी लोग, तो हमारे समकालीन यानी हमारे साथे साथे कौन है। ठीक है, मेरा क्लासमेट, तो उसके समकालीन कौन कौन है, उस सभ्यता के दो सभ्यता का ऐसा नाम बताना है। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता भी हम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़े ही होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यता, सिंधु घाटी के समकालीन के सभ्यता के दो सभ्यता है। पहला, दजला फुरात नदी के तट पर बसा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता पहला सभ्यता है जो सिंधु सभ्यता के समकालीन थे, यानी उसके समकालीन थे, उसके समान थे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नील नदी के किनारे बसा मिस्र की सभ्यता। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं दजला एवं फुरात नदी के तट पर। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है कहाँ बसा है, तो दजला फुरात नदी के तट पर बसा है। तो सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी दो सभ्यता है, तो पहला हम लोग पढ़े जाने हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता और दूसरा मिस्र की सभ्यता। याद हो चुका होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है सिंधु सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताओं की नाम बताएं, तो हम लोग को बताना होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। ठीक है, और हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यताओं में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे, यानी वहां पर कितने प्रकारों से व्यक्ति को दफनाया जाता था। ठीक है, व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति जब मर जाते थे, मृत्यु हो जाता था किसी भी व्यक्ति का, तो उसको कितने प्रकार से वहां पर दफनाया जाता था, दाह संस्कार की क्या व्यवस्थाएं थी वहां पर। ठीक है, सिंधु सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार निम्नलिखित प्रकार के थे। पहला, हड़प्पा में मिले कब्रिस्तान R37 में मृतकों को पूर्ण रूप से दफनाने की साक्ष्य, यानी हड़प्पा से हम लोग पढ़ा भी चुके हैं नोट्स में कि हड़प्पा से क्या मिला है। तो हड़प्पा में व्यक्ति को क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। उसको जलाया नहीं जाता था, उसको क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था हड़प्पा में। ठीक है, तो पहला हम लोग यह जाने कि हड़प्पा के कब्रिस्तान में शवों को, वहां पर व्यक्ति को यानी दफना दिया जाता था, वहां पर जलाया नहीं जाता था। ठीक है, दूसरा का बहवलपुर में आंशिक समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ शवों के खुले में पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, बाद में उसके अस्थियों को चुनकर आंशिक समाधान किया जाता था। बहवलपुर में क्या हुआ था, तो देखिए, पहले हड़प्पा सभ्यता में हम लोग क्या जाने कि हड़प्पा सभ्यता में मृत्यु शरीर को दफना दिया जाता था, लेकिन बहवलपुर में हम लोग यह जानते हैं कि बहवलपुर में वहां पर जब कोई आदमी मर जाता था, कोई मनुष्य मर गया तो उसको खुला में छोड़ देता था, और खुला में छोड़ देता था तो जब उसको कौवा उसको नोच कर खा जाता था, तो वहां पर उसका अवशेष बजाता था। क्या अवशेष, तो हड्डी सब बजाते थे, और उसी सब अवशेष को जाकर अस्थियों को चुनकर आंशिक समाधान कर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन पहले पशु पक्षी को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। इतना उस समय का शवों को दफनाने का खराब नियम था। ठीक है, सीधे छोड़ दिया। उसके बाद तीसरा प्रकार यह था कि शवों को जलाकर भस्मों को घड़े में रखकर समाधियों में गाड़ा जाता था, यानी शवों को, तीसरा प्रकार शवों को जला देता था और भस्मों को घड़े में रखकर वहां से जो मिलता था समाधि, जिसको अभी भी होता है, यानी जलाकर वहां से राख को, उसके समाधि को घड़ा में भर कर लिया जाता था और समाधियों में गाड़ा जाता था। चौथा, लोथल से युग्म समाधान पानी, यानी पति पत्नी को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। और लोथल से किसका साक्ष्य मिला है, तो लोथल में पति पत्नी को एक साथ, अगर पति मर गया तो उसके साथ साथ पत्नी को भी दफना दिया जाता था, लोथल में मिला है। बहुत ही अच्छा स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो शवों का दफनाने का जो है नियम, वो बहुत अलग अलग प्रकार का था। हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता में वहां पर दफना दिया जाता था, जलाया नहीं जाता था, लेकिन फिर एक छोड़ दिया जाता था चिल चौवे के नोचने के लिए, खाने के लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े कि लोथल में पति पत्नी को दोनों को एक साथ जला दिया जाता था। सबसे अच्छा तो यही लगा जो आज का भी सिस्टम है। ठीक है, और हम 13वां क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 13वां क्वेश्चन है कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, कार्बन 14 विधि आखिर है क्या।
ठीक है, कार्बन 14 विधि आखिर है क्या? तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। यानी तिथि निर्धारण करने वाले वैज्ञानिक, देखिए उस समय जो कार्बन 14 है वह वैज्ञानिक का ही तिथि दिया गया है, ठीक है। तो वैज्ञानिक तिथि निर्धारित किया और वही तिथि निर्धारित करने की वैज्ञानिकता को विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि का खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लीवी द्वारा सन 1946 में की गई। यानी कार्बन 14 के ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ दिया कार्बन 14, ठीक है, C14 कार्बन 14 यानी C फॉर कार्बन, कार्बन 14 का खोज किसने किया? तो हम लोग बताएंगे BF लीवी ने। कहाँ का रहने वाला था? तो वह अमेरिका का रहने वाला था। कब किया? C14 का यानी कार्बन 14 का खोज कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में किया गया था। तो कार्बन 14 यानी तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को दर्शाने के लिए कार्बन 14 का विधि कहा जाता है। और इस विधि का खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्र BF लीवी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। यह जो विधि बताया गया, वैज्ञानिक विधि बताया गया, इसमें कोई भी जीवित अगर वस्तु है तो उसमें कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है, मगर C14 का निरंतर क्षय होने लगता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह इतना ही प्राचीनतम माना जाता है। कह रहा है कि जितने भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुएं में C12 एवं C14 होती है, ठीक है, कार्बन 12 और कार्बन 14 होती है। लेकिन मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में जब आदमी मृत्यु में चला जाता है यानी मर जाते हैं, तो उसके बाद कार्बन 12 को स्थिर, कार्बन 12 तो क्या होता है? स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन C14 यानी कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। यानी जो पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा कम होती है, यानी देखिए C12 जो है कार्बन 12 वह स्थिर ही रहता है। कोई भी मानव शरीर में जब मर जाता है, डेड कर जाता है, तो उसके बाद कार्बन 12 स्थिर होता है यानी रुक जाता है, उतना ही रहता है। लेकिन C14 यानी कार्बन 14 धीरे धीरे क्षय होते जाता है, खत्म होते जाता है। इसी से पता चलता है कि जिस वस्तु में यानी जिस व्यक्ति में कार्बन 14 की मात्रा जितना कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम यानी पुराना। अरे धीरे धीरे जैसे जैसे कम होगा तो कम होगा, कैसे कम होगा? तो कम होते जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, इसका मतलब वह बहुत पुराना है, इसका मतलब वह बहुत पुराना है। तो कार्बन 14 हम लोग समझ गए कि यह एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है। और कार्बन 14 व्यक्ति के शरीर में पाया जाता है, कार्बन 12 भी पाया जाता है। लेकिन मृत्यु के बाद कार्बन 12 स्थिर होता है और कार्बन 14 निरंतर क्षय होते जाता है। और इसीलिए पता चलता है कि जितने क्षय होते हैं यानी जितनी कमी होती है कार्बन 14 का, उतना ही प्राचीनतम यह वस्तु है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 4 नगर के बारे में हमको केंद्र का नाम बताने। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों केंद्र के नाम बताए, यानी 4 हड़प्पा सभ्यता में जो है 4 प्रमुख केंद्र के बताए, केंद्र का नाम बताए। प्रमुख नगर तो प्रमुख नगर कौन कौन है? पढ़े हुए हैं हम लोग। पहला पढ़े हैं हड़प्पा ही है, पहला हड़प्पा। देखिए हड़प्पा स्थल का नाम है, हड़प्पा सभ्यता यानी पूरा हो गया, ठीक है। हड़प्पा भी आ गया, मोहनजोदड़ो भी आ गया, लोथल भी आ गया, कालीबंगा भी आ गया, रोपर भी आ गया, ये सभी आ गए। लेकिन हड़प्पा एक स्थल, हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा सभ्यता में सभी आ गया, लेकिन हड़प्पा क्या है? स्थल है, ठीक है। ये हम आपको नोट्स में पढ़ाए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर के नाम बताना है। तो पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो भी प्रमुख है, इसके बारे में पढ़े। तीसरा लोथल और चौथा कालीबंगा। ये सभी हड़प्पा के प्रमुख 4 नगर थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को इस सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सी सभ्यता को, कौन सी स्थल को जुड़वा राजधानी कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उसके बाद हम 15वां क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो हड़प्पा सभ्यता के 2 विशेषताएं निम्न है। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है, ठीक है। इस सभ्यता के नगरों का बसावट जाल पत्ती के आधार पर था। इसमें सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ऐसे काटती थी। हम आपको नोट्स में पढ़ाए कि सड़क इस
इसके सड़क जो थे वह चौकारा काटती थी, यानी समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी, ठीक है। और नलिया जाल बिछा हुआ था, नलिया तथा नलिया का जाल बिछा हुआ था, यानी नली के ऊपर ऊपर जैसे हम लोग सीमेंट, हम यहाँ पर देखते हैं सीमेंट का बनाया होता था, उसी प्रकार जाल पत्ती के द्वारा सीमेंट के ऊपर से क्या किया जाता था, बना दिया जाता था। यानी सेम टू यू नगर जैसा था, शहर जैसा था वहाँ की व्यवस्था। तो हमारे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लघु उत्तरीय खत्म हो चुका है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे, जो कि अगले वीडियो में करेंगे। हमको लगता है कि आपको समझ में आया ही होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।